90.4 रेडियो साथ पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शिल्पी और ये जो स्वागत हो रहा है आपका वो इसलिए हो रहा है जिससे आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और हमेशा इसी तरह रेडियो साथ सुनते रहें जैसे कि आप अभी सुन रहे हैं। रेडियो साथ सदा आपके साथ 90.4 फ्रीक्वेंसी पर। मैं हूँ शिल्पी। कार्यक्रम का नाम है सेहत सबकी, जिसमें बात होती है आपकी हमारी सेहत के बारे में। और सेहत से जुड़े हुए इतने सारे मुद्दे होते हैं, आपने कई बार सुन भी रखा है कि हेल्दी बॉडी होनी चाहिए, हेल्थ इज वेल्थ और न जाने क्या क्या। लेकिन क्या आप इतना ध्यान रख पाते हैं जितना आपको रखना चाहिए? ध्यान रखने के लिए भी 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो आप में डिसिप्लिन होना चाहिए, दूसरी बात है अवेयरनेस होनी चाहिए। तो डिसिप्लिन तो देखिए आपको खुद को लाना होगा, लेकिन जहां तक अवेयरनेस की बात है, हम बुलाते हैं हमारे शो में बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स को, डॉक्टर्स को, जो बात करते हैं उन सारी बीमारियों के बारे में जिनसे आप जूझते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दिवांशु खटाना, जो MD मेडिसिन है, कंसल्टेंट एट इंटरनल हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतना सारा समय दिया, क्योंकि हमें पता है कि डॉक्टर्स बड़े बिजी रहते हैं। थैंक यू सो मच शिल्पी जी, मेरे को यहाँ मौका देने का, लोगों से जुड़ने का। और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिजीज़ जो अभी चल रही है, लोग काफ़ी परेशान हैं पिछले कुछ महीनों से, खासकर पिछले 1 महीने से। इस बारे में लोगों को बताने में मेरे को काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। मैं चाहूँगा इससे लोग अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखने में मैं उनकी मदद करूँगा। क्या बात है। तो आज बात करेंगे हम एयरबॉर्न डिजीजेस के बारे में। एयरबॉर्न डिजीजेस के बारे में कहा जाता है कि कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जो आपको पता भी नहीं चलता और आप कब उसके शिकार हो जाते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि पिछले 1 महीने से बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो आप किन डिजीज़ के बारे में और कौन सी पर्टिकुलर बीमारी, उनके नाम क्या हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं? जैसे कि मैम अपन भी डिस्कस कर रहे थे भाई, एयरबॉर्न डिजीज़ के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो एयरबॉर्न डिजीज़ में वैसे तो बहुत तरह की बीमारियां आती हैं जो हवा से फैल सकती हैं। अच्छा। अब हवा में जो सबसे कॉमन मोड ऑफ बीमारी फैलने का जो सबसे कॉमन मोड है वो हमारे ड्रॉपलेट्स हैं। अच्छा। ड्रॉपलेट्स कैसे हम फैला सकते हैं? जैसे मान लो मैंने अभी छींक, यहाँ पे मैं अभी छींक दूं, तो जो भी मैं एयरबॉर्न डिजीजेस मेरे अंदर होंगी, वो अभी ड्रॉपलेट्स के थ्रू इस हवा में फैल जाएंगी। अब हम एक बंद एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं हम दोनों अभी यहाँ पे, तो कुछ ही देर में वो ड्रॉपलेट्स हो सकता है आपके श्वास के द्वारा आपके भीतर भी चली जाए। अच्छा। और फिर वो आपको परेशान करेंगी। अच्छा। फिर जरूरी नहीं है, अब जैसे आज आपको ड्रॉपलेट्स मिले हैं, तो ऐसा नहीं है कि आज ही आप परेशान हो जाएंगे। अच्छा। उसमें 3 से 5 दिन, 7 दिन, डिपेंडिंग ऑन द डिजीज, बीमारी के ऊपर निर्भर करेगा कि कितने दिन में वो अपने सिम्टम्स दिखाएंगे। इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ओके। इंक्यूबेशन पीरियड तक पेशेंट सिम्टम फ्री रहता है। अच्छा, लेकिन उसको इन्फेक्शन हो चुका होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट इन्फेक्टिव पहले हो जाता है, सिम्टम बाद में शो करता है। ओके। तो हम कई बार सोचते हैं अब मुझे जुकाम हो गया है, अब मैं अपने बच्चों से बच के रहूंगा, मास्क लगा के रखूंगा, या बुजुर्गों को मैं इससे बचाने की कोशिश करूंगा। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम इन्फेक्टिव हो चुके होते हैं, हम बांटना तो शुरू कर चुके होते हैं बीमारी को, और हमें खुद को भी पता नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमें कोरोना के टाइम पे भी काफी देखने को मिली। हाँ, तो कोरोना के बारे में बात करें तो कोरोना जिस तरह से फैला, आपको लगता है ऐसी कोई बीमारी फिर से भविष्य में आ सकती है? मतलब इट वाज सच अ डिफिकल्ट टाइम कि इमरजेंसी रखना पड़ा और बहुत सारे नए नए टर्म्स हमें पता चले कि हमें घर पे ही रहना है, और क्वारंटाइन वर्ड पहली बार सुना और अब सबको पता है कि क्वारंटाइन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें पता चली। आपको क्या लगता है कि ये क्यों हो रहा है? ऐसी डिजीजेस आ रही हैं, क्या इनके बारे में पहले भी थी, अवेयरनेस नहीं थी? वैसे आप सही कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से बहुत सारे टर्म्स अब लोग बहुत इजीली समझ जाते हैं, जो पहले हमें समझाने में काफी मेहनत लगती थी। अच्छा। बट आज हम इनको लेके काफी लाइटली बात कर पा रहे हैं। पर वो भयावह मंजर तो हम भूल नहीं सकते। बिल्कुल। हम जो हॉस्पिटलों के बाहर जो लोग परेशान होते थे, हम खुद एज अ मेडिकल पर्सनल जो मेहनत करते थे, जो लोग पैसों से लेके और समय से लेके, और ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी, स्पेशलिस्ट की कमी, अब ये सब भविष्य में हम दोबारा कभी नहीं झेलना चाहेंगे। जी बिल्कुल। अब भविष्य में हम नहीं झेलना चाहेंगे तो इसमें हमको बहुत कुछ ध्यान रखना होगा। अच्छा। अब कुछ तो भगवान हम सबके ऊपर है, ऊपर वाला डिसाइड करता है कब किसको क्या झेलना है, क्या नहीं झेलना है, पर हम हमारी तरफ से क्या कर सकते हैं। अच्छा। कोरोना के ड्यूरिंग भी बहुत कुछ समझाया गया था, नॉर्मल लोगों को समझाया गया था कि भाई अपनी साफ सफाई रखनी है। अच्छा। अब जैसे हम ज्यादातर समय अपना ऑफिसेज और घरों में बिताते हैं। बिल्कुल। ऑफिसेज और घरों में बिताते हैं, तो एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हम बहुत ज्यादा रहते हैं। हाँ जी। तो अपन ये डिस्कस कर सकते हैं भाई इनमें हम क्या करें। इनमें हम क्या करें कि भाई
हम इन्फेक्शन फ्री रहें, हम इन्फेक्शन फ्री रहें। हम जब छुट्टी लेते हैं तो भी एक तरह का हमको फाइनेंशियल लॉस भी होता है, हमारे घर वाले भी परेशान होते हैं, हम भी परेशान होते हैं। तो हम एक बंद एनवायरनमेंट में अधिकतर रहते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं जी? उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है मैम कि यहाँ पे हम वेंटिलेशन अच्छा रखें घरों में। अच्छा, अगर घरों में वेंटिलेशन अच्छा रहेगा तो मान लो हम 5 जने घर में रहते हैं, मैं 2 दिन पहले कहीं से घूम के आया हूँ और कोई नई बीमारी मुझको आ गई है। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे को हो सकता है सिम्टम हो ना हो, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक इंक्यूबेशन पीरियड भी होता है। तो जितना मैं यहाँ पे आपसे बातें कर रहा हूँ, या मुझे छींक आ जाए या मुझे खांसी आ जाए, तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू मैंने यहाँ पे अपना काफी इन्फेक्शन फैलने लायक स्थिति में छोड़ दिया होगा। अब अगर वेंटिलेशन अच्छा होगा तो वो सारे ड्रॉपलेट्स हो सकता है बाहर निकल जाएं। अच्छा, है ना? तो एक तो वेंटिलेशन क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स में। अच्छा। दूसरा क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स में जो हम कर सकते हैं उसको कहते हैं डिसइंफेक्शन। अच्छा। कि भाई अस्पतालों में तो बहुत रेगुलरली ये किया ही जाता है। अच्छा। जो पोछा भी लगाया जाता है, स्प्रे भी किए जाते हैं। घरों में भी हो सके तो अगर कभी मान लो अपने घर में किसी कारणवश भीड़ है या कोई ऐसा कमरा हमने जहाँ पे अपने ऐसे मरीज को रख रखा है घर में ही जो बार बार बीमार हो रहे हैं या उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, अच्छा, तो उसका डिसइंफेक्शन किया जाए। ओके। तो डिसइंफेक्शन जो ये किया जा रहा है वो आप कहते हैं कि जितने भी डिसइंफेक्टेंट्स आते हैं उनसे किया जाए, केमिकल वाले से, या फिर कोई जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं नमक का पोछा लगा दीजिए। सो आई रियली डू नॉट नो, मैं बस पूछ रही हूँ कि जो लिसनर्स के मन में सवाल आ रहे होंगे। सो मे बी मैम समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अच्छा, कुछ ना कुछ तो जरूर किया जाए, साफ सफाई रखी जाए। फिनाइल का पोछा लगा लीजिए, फिनाइल का लगा दीजिए, जो भी घर में अवेलेबल चीजें उनका लगा लीजिए। डिसइंफेक्शन ध्यान रखना है हमको, हमने अपने हाथों का ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं, अपनी खुद की आंख मसलते रहेंगे, बिल्कुल, नाक में उंगली दे दिया, छींक आई हाथ, उसके बाद धोया ही नहीं, साफ ही नहीं किया। हाँ जी। तो अपने हाथ का ध्यान रखना है हमको। तो अपने आप को इधर उधर टच करते हैं, एक तो वो प्रॉब्लम है। एक जो सरफेसिस का है ये तो मैंने बता ही दिया, ड्रॉपलेट्स का बता दिया। फिर जो भी बुजुर्ग हैं वो अपने मास्क वगैरह पहन के रखें। अच्छा। अगर वो कभी भी ऐसी जगह, भीड़ वाली जगह पे जैसे मंदिर जाते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो होती है तो वो ज्यादा उनके शिकार रहते हैं मैम वो इस तरह की चीजों के लिए, है ना? तो क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स का तो है ही, और जहाँ पे ओपन एनवायरनमेंट है लेकिन भीड़ है तो वहाँ के लिए मास्क, जैसे मैंने अभी बताया कि बुजुर्ग जैसे मंदिर जाते हैं तो वो वहाँ पे उनको वो मास्क हेल्प कर सकता है। तो ये है। अब ये जो एयरबोर्न डिजीज हैं ये फैलने के लिए जैसे मैंने बताया कि छींक, खांसी, यही मेन प्रॉब्लम है जी। उसके अलावा सिम्टम्स तो इसमें बहुत हो सकते हैं। अच्छा। नाक के अंदर आपको नाक में से पानी आना, नाक में सूजन आना, फिर खांसी जुकाम के अलावा पूरे शरीर का टूटना, बुखार होना, दर्द होना, भूख का कम लगना, उल्टी का सा मन होना, तो ये सब दिक्कतें आप फेस कर सकते हैं। इनफैक्ट जैसा आपने शुरू में कहा था, ऐसा वायरल फैल भी रहा है, तो क्या सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं और क्यों फैल रहा है और क्या इसका इलाज है? तो मैम इसमें अपने जो सबसे कॉमन वायरसेस हम मानते हैं उनको हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं। अच्छा, फ्लू जो उसको अपन कहते हैं। इन्फ्लुएंजा ए एंड बी होता है, 2 तरह के में उसको डिवाइड किया गया है। सी और डी भी होता है बट वो इतना कॉमन नहीं होता। सी माइल्ड होता है, डी वो होता है जो कैटल वगैरह में होता है। अच्छा। तो अपने लिए तो ए और बी काम का है। अच्छा। इनके लिए वैक्सीन भी हमको लगातार नए लाने पड़ते हैं। अच्छा। ऐसा भी होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती रहती है बार। अच्छा। तो ये भी इशू है। बट जो नॉर्मल जनता के काम की बात है वो तो यही है कि भाई अपना साफ सफाई रखनी है, और जब भी सिम्टम्स आए तो अपने आप को आइसोलेट करें, घर वालों को भी बचाएं इस बीमारी से, और खुद को आइसोलेट करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। अच्छा पानी वगैरह पी के रखें, जो भी हाइड्रेट करने वाले जो लिक्विड्स हैं वो लें। चाय कॉफी ले सकते हैं बट सूप इज लिटिल बिट बेटर। बाकी हाइड्रेट रखेंगे तो बहुत फायदा। छाछ वगैरह, क्योंकि फ्लू है तो क्या छाछ लेनी चाहिए, क्योंकि नाक से ही सारा, तो ठंडा नहीं लेना, ऐसा कुछ है? छाछ से बेटर मैं वही फिर मैं कहूँगा सूप बेटर रहता है। छाछ एक्चुअली वैसे तो हाइड्रेट करेगी, डिपेंडिंग आप कौन से सीजन में उस पर भी डिपेंड करेगा। छाछ में क्या होता है कि कई बार हम बाहर की छाछ ले आते हैं। हाँ। वो कई बार खुद ही इन्फेक्टेड होती है। अच्छा अच्छा। हाँ, एयरबोर्न डिजीज के अलावा भी डिजीज हैं जो आप उनसे इन्फेक्ट हो सकते हो। अच्छा। फिर आपके पेट में जाके वो अलग दिक्कत करती हैं। अच्छा। तो जो गर्म पदार्थ होते हैं वो अधिकतर उनके अंदर वायरसेस बचते नहीं है। हाँ। तो इसलिए उबले हुई चीजें जो रहती हैं जैसे सूप है ये बेटर रहते हैं। उसके अलावा नॉर्मल पानी पिए, अपना खाना पीने का ध्यान रखें। खाने पीने में भी हो सके तो ऐसी चीज लें जो बहुत डिहाइड्रेटिंग है, ऐसे मसालेदार ना हो। जैसे खिचड़ी दलिया, अपन खुद भी अपन जब बीमार होते हैं तो अपन यही प्रेफर करते हैं कि भाई खिचड़ी दलिया ही लिया जाए।
ओके 90.4 रेडियो 7 पर मैं हूँ शिल्पी। कार्यक्रम का नाम है सेहत सबकी और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दिवांशु खटाना जो हमें बता रहे हैं एयरबॉर्न डिजीजेस के बारे में। उन्होंने 2-3 चीज़ें तो बहुत बार हमें बिल्कुल क्लियर कर दी हैं कि आपको इन एयरबॉर्न डिजीजेस से कैसे बचना है। आपको सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप एक क्लोज्ड रूम में या फिर क्लोज्ड एम्बियंस में रह रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कोशिश कीजिए कि खिड़कियाँ खुली रखिए। कई बार खिड़कियाँ होती हैं हम खोलते ही नहीं हैं उन्हें, तो खिड़कियाँ खुली रखिए। दरवाजे या धूप आने दीजिए अपने घर में। प्लांट्स के साथ आप रह सकते हैं। प्लांट्स रह सकते हैं या नहीं रह सकते, क्या प्लांट्स भी कारण हो सकते हैं इन्फ्लुएंजा का? इस बारे में थोड़ी सी और बातें करेंगे। इंडोर प्लांट्स मैम काफ़ी अच्छे रहते हैं वैसे तो घर के अंदर मोस्टली। तो उनका पॉजिटिव ही इफेक्ट रहता है हर तरह पे, घर के अंदर की एयर क्वालिटी पे भी और अपने मूड पे भी। तो दोनों के लिए प्लांट्स तो बहुत अच्छे हैं। प्लांट्स से दिक्कत कुछ इस तरह से हो सकती है कि कुछ एस्थमेटिक पेशेंट्स कुछ एलर्जिक हो सकते हैं उन प्लांट्स से, तो उसका ध्यान हमको रखना चाहिए कि घर में जो लोग हैं उनको प्लांट से कितना इफेक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। ऑब्वियसली प्लांट्स जो हैं वो अपना CO2 का कंसंट्रेशन कम रखेंगे, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो और काफी हद तक एयर प्यूरिफाई भी करते हैं। आजकल तो प्लांट्स के अलावा भी प्यूरिफायर्स आते हैं, फिल्टर्स आते हैं। तो क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स के लिए अगर वेंटिलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो वो प्यूरिफायर्स हम जो होते हैं फिल्टर्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं। और प्लांट तो नेचुरल फिल्टर्स हैं ही, वो तो बहुत बेहतरीन काम करते हैं। बस एलर्जी का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अगर आपके घर में कोई एस्थमेटिक पेशेंट है या ऐसा लग रहा है कि प्रोन टू अस्थमा है, सांस लेने में दिक्कत आती है या कुछ ऐसी डिजीजेस से पहले गुजर चुके हैं, जूझ चुके हैं, तो आपको प्लांट्स रखने से पहले थोड़ा सा सोचना होगा, डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। अदरवाइज प्लांट्स आर ऑलवेज गुड। आपको अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल के रखने हैं। आपको सर्फेसेस की क्लेनलीनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको अपने हाथों को धोना है, अपने चेहरे पर नहीं लगाना है। आप साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। और जो भी इंसान जो फ्लू से या फिर भीड़ भाड़ भरी जगह से आया है उसे अगर आप क्वारंटाइन कर दें, अगर आप उसे एक जगह पे बंद कर दें, बंद मतलब उसका ज़्यादा आना जाना ना हो या वो अपने चेहरे पर मास्क लगा के रखे, अगर वो ऐसा कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये बीमारी जिसका भी सीज़न चल रहा है यानी कि फैल रही है वो नहीं फैलेगी। तो इतने सारे पेशेंट्स डॉक्टर साहब आपके पास आते हैं इस बीमारी से जूझते हुए, तो ऐसी कौन सी टॉप 3 डिजीजेज हैं जो आजकल पेशेंट सबसे ज़्यादा लेकर आ रहे हैं? पेशेंट्स मैम सबसे कॉमन तो हमेशा इन ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी ये जो इन्फ्लुएंजा मैंने एयर भी बताया, हमेशा यही कॉमन रहते हैं। अच्छा। और ये डेडली कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, डिपेंडिंग ऑन एवरी ईयर डेटा इज डिफरेंट। तो इन्फ्लुएंजा ही सबसे कॉमन तो ये रहेंगे इन्फ्लुएंजा। बाकी अपन कोविड भी बिल्कुल अपन ने देखा, CM साहब को भी हो गया था। तो वो उसकी सिवियरिटी कितनी रहेगी वो हम कितने सचेत हैं, हम अपनी हेल्थ का इन जनरल कितना ध्यान रख रहे हैं, तो उन पे डिपेंड करेगा। बाकी जैसे अपन ने कोविड में देखा कि भाई बुजुर्ग हैं ये थोड़े से ज्यादा प्रोन थे, बिल्कुल, जो पहले से एस्थमेटिक हैं जी, और जिनको पहले से कुछ इस तरह की ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे गठिया वगैरह हैं, तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ चल रही होती हैं जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देती हैं। उनको भी अपना स्पेसिफिक रूप से ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। और ये जो अपने वल्नरेबल एज ग्रुप्स हैं, वल्नरेबल पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं, इनको अपना स्पेसिफिक ध्यान रखना चाहिए। बाकी कोविड और इन्फ्लुएंजा मैम हमेशा यही ज्यादा डिफिकल्ट टू मैनेज एज अ सोसाइटी रहते हैं, क्योंकि बहुत तेजी से तो फैलते हैं। और वही जैसे इंक्यूबेशन पीरियड इनके लंबे हैं, 5 दिन के 7 दिन के इंक्यूबेशन पीरियड है। इन्फेक्टिव पेशेंट 3 से 4थे दिन ही हो जा रहा है, तो वो 3 दिन तक वो पेशेंट फैला रहा है, उनको खुद को नहीं पता है कि भाई ध्यान रखना है ना। उसके अलावा जो एयरबॉर्न डिजीजेस में जो खतरनाक डिजीज है जिससे हमारा देश हमेशा जूझता है वो है TB जी। तो TB के बारे में बताइए कि TB से बचाव के लिए, और कह रहे हैं आप कि अभी तक भी जूझ रहा है देश, अभी भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि वो नॉर्मल खांसी को नॉर्मल समझ रहे हैं, मतलब उनको खांसी हो रही है और वो नॉर्मल समझ रहे हैं, और बाद में पता चलता है कि वो खांसी जा ही नहीं रही। उनका नहीं, हमारे तो ऐसा होता रहता है, कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है, और बाद में पता चलता है कि उसने एक बड़ी खांसी का रूप ले लिया है। तो क्या करना चाहिए शुरू से ही? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शिल्पी जी। इसमें जैसे TB का जो पेशेंट है, शहर में तो जल्दी से पेशेंट सोचता ही नहीं है कि मुझे TB हो सकती है, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने सीरियस केसेस तो अपन शहर की सोसाइटी में देखे ही नहीं है। गांव वालों को जितना डर रहता है TB का उतना शहर वालों को भी नहीं रहता है। बट एजुकेशन इज द की, हमें सबको समझाना है, सबको अवेयरनेस इज द की। अब हमको TB के लिए
कुछ जो बिल्कुल बेसिक सिम्टम्स हैं। अच्छा। बेसिक सिम्टम्स तो मैम ये कफ, वेट लॉस एंड फीवर। ओके। फीवर क्या लगातार रहता है? फीवर इसमें बड़ा ट्रिकी है मैम, ऑन एंड ऑफ रहता है। इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर देखा जाता है। अच्छा। और उसमें भी अधिकतर फीवर कम रहता है। ओके। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो डायग्नोसिस मिस हो जाते हैं, जो पेशेंट मिस हो जाते हैं, आदमी को लगता रहता है हरारत है, हल्की बहुत बुखार है, थकान हो गई होगी, ज्यादा एक्सर्शन कर लिया, पार्टी से आ गए, तो ये सारी चीजों की वजह से हम लोग उसको स्किप कर देते हैं। फिर वेट लॉस होता है। फिर वही इसमें भी सेम, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन ग्रुप्स है उनको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। और बच्चे और बूढ़े। हाँ, टीबी में तो बच्चों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सब तो वही वल्नरेबल पॉपुलेशन ग्रुप जो थोड़े वीक हैं किसी भी कारण से। अच्छा। और बीमारियां हैं उनको, जैसे टीबी के अलावा जो डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया, मतलब साथ में कोई भी ऐसी डिजीज है जो आपकी इम्यूनिटी को कम कर सकता है। कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, कोई पहले से कैंसर का पेशेंट है। अच्छा। किसी भी तरह के जो पेशेंट है जो पहले से वीक है। और टीबी के लिए भी बचाव के वही सारे कारण, वही सारे तरीके हैं जो मैं अभी पहले समझा चुका हूँ कि क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स में टीबी बहुत ज्यादा फैलता है। जैसे मुंबई में या दिल्ली में स्लम्स हैं, जो हमारे यहाँ पे भी हैं कई जगह स्लम्स लेवल के जो हाउसिंग है, तो उनमें जल्दी फैलते हैं टीबी। क्यों? क्योंकि वेंटिलेशन कम है साहब, वेंटिलेशन नहीं है, तो एक पेशेंट को है तो पूरी फैमिली को तो होना ही होना है। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से वही वेंटिलेशन अच्छा रखना, खिड़की खोल के रखना, वही डिसइंफेक्शन करके रखना, अपने हाथ वगैरह संभाल के रखना, और जो पेशेंट है ऑलरेडी उनको मास्क पहना के या आइसोलेट करके रखना। फिर घर में फिल्टर्स वगैरह जो हम बात कर रहे हैं, हाँ। जो ऑलरेडी स्लम्स में रह रहा है वो तो उस बारे में सोच भी नहीं सकता, उस तरह के सोशियो इकोनॉमिक लेवल का जो फैमिली है, हाँ। तो उनको तो यही है भाई वेंटिलेशन का ध्यान रखें और आइसोलेशन का ध्यान रखें। वो कर सकते हैं। छोटी जगह पे भी वेंटिलेशन का ध्यान रखा जा सकता है। जी। बड़ी जगहों पे तो वेंटिलेशन के साथ साथ हम फिल्टर्स का यूज कर सकते हैं। और जितना जल्दी हो सके इनको हम ट्रीट करें इन बीमारियों को, ताकि ये कम से कम फैले। अच्छा, मैं यही पूछ रही थी कि टीबी को लेकर इतना डर है। जैसी टीबी का नाम आता है तो एक बार आपने इन्फ्लुएंजा बोला, चिकन पॉक्स बोला, तो भी ऐसा लगा कि चला जाएगा। बट टीबी को लेकर इतना सारा डर है, तो वो डर के पीछे मिथ्स क्या हैं और सच्चाई क्या है, वो अगर आप हमारे लिसनर्स को बता सकें। मिथ्स तो मैम टीबी को लेकर बहुत ज्यादा है, और जो हमारे पेरिफेरीज हैं, विलेज लेवल के जो लोग हैं, उनको तो कुछ भी करा लो दवाई के अलावा। अच्छा। हाँ, आप उनको झाड़ा लगवा लो, उनको कुछ भी करा लो, लेकिन जब तक वो लास्ट पे आते हैं हमारे पास तो अच्छा कि अब दवाई दे दीजिए, कुछ नहीं हो रहा। और उसकी किसी की गलती नहीं है इसमें, वही अवेयरनेस की कमी, एजुकेशन की कमी, और हमारी ही कमी है, मेडिकल सिस्टम की ही कमी है कि हम उन तक अभी तक इतना अच्छी नॉलेज लेके पहुंच नहीं पाए। नहीं तो अगर हम अवेयरनेस करेंगे तो पेशेंट तो ऑब्वियसली अच्छी लाइफ चाहते हैं। हर इंसान अच्छी लाइफ चाहता है, कौन जूझना चाहता है बीमारियों से। तो टीबी के लिए तो उनको ये है कि हमारी सरकार ने काफी पेरिफेरी लेवल तक अब तो कम से कम जांच की सुविधा तो पहुंचाई दी है। अच्छा। अब वो जांच उनकी हो जाए, टाइम पे हो जाए, वो कराने आ जाएं, ये एक समस्या है। इसके लिए भी सरकार काफी कदम उठा रही है। आगे भी मेडिकल फील्ड में भी इसको लेकर काफी कदम उठाए जाते हैं, आगे भी उठाए जाते रहेंगे। टीबी को लेकर स्ट्रिक्ट कानून भी अब सरकार बनाने लग गई है। टीबी की दवाइयां अब हर कोई ऐसे ही प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, पहले हमारे देश में ये बड़ी प्रॉब्लम रही कि लोगों ने टीबी की दवाइयां बहुत ज्यादा ओवर प्रिस्क्राइब कर दी। अच्छा। लोगों ने उसको आधा डोज ले लिया, 3 महीने ले लिया 6 की जगह, 2 महीने ले लिया, तो टीबी, जिसको गांव वाले कहते हैं टीबी बिगड़ गई। तो एक्चुअली जो ड्रग थी उससे रेसिस्टेंट हो गया था टीबी का, इम्यून हो गया सिस्टम, वो रेसिस्टेंट हो गया। अच्छा। तो ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बोलते हैं उसको। अच्छा। उसको मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट भी बोलते हैं। एक XDR टीबी भी आ गई है। अच्छा। तो उसका भी हमको ध्यान रखना होता है कि जिसको टीबी हुआ है हमको ये भी जांच करनी पड़ती है कि ये ऑलरेडी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी तो नहीं है। तो ये सब जांचें कई बार बहुत लेवल पे, अच्छे खासे लेवल तक भी पेशेंट कराए बिना टीबी की दवाई शुरू हो जाती थी। अच्छा। तो जब पेशेंट इनकी जांचें नहीं कराता था तो पेशेंट को तो नुकसान होता ही था। वो पेशेंट उस बीमारी को फैलाने में भी वो पूरा सक्रिय रहता था। एक्टिव, हाँ। तो हमको उससे बचना है। हमको टीबी अगर लगती भी है तो टीबी के सेंटर सरकार ने बना रखे हैं, मोस्टली हमको वहाँ भेजना चाहिए पेशेंट्स को। अगर फिर भी कोई बहुत बड़ी मजबूरी है कि पेशेंट के लिए वहाँ जाना नहीं है पॉसिबल, तो हम स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्म करके गवर्नमेंट को। उसके लिए पोर्टल है, उसमें इन्फॉर्म करना है
तब वो दवाइयाँ स्टार्ट करनी है, तभी हमारी सोसाइटी से टीबी को निजात मिल सकती है। राइट, आपने बहुत अच्छे से समझाया। अगर मैं पूछूं कि कोई एक टेस्ट जो टीबी के लिए, टीबी के केस में करवाया जाता है, तो वो कौन सा होगा? मैम जैसे टीबी का पेशेंट आता है तो बहुत पुराने जमाने से तो हम स्पूटम का टेस्ट, जिसको कफ का खकार के जो बलगम की जांच है, अच्छा, वो तो कराते ही हैं। अच्छा, पर सिर्फ उस पर निर्भर नहीं रहते हैं। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज कि भाई अब पेशेंट कौन से स्टेज पे है और कितने दिनों से बीमार है। ओके। अभी तो एक्सरे तो जैसे अवेलेबल है काफी जगह, एक्सरे से भी हमको अंदेशा लगता है। टीबी के कीटाणु को हवा चाहिए बहुत, हवा बहुत पसंद है उसको, तो एक्सरे में भी अधिकतर उस जगह पे मिलेगा वो जहाँ पे हमारे फेफड़े में ज्यादा हवा रहती है। अच्छा, तो ऊपर की तरफ ज्यादा मिलेगा। फिर उसके बाद हम सीटी स्कैन वगैरह करा सकते हैं, ब्लड की भी जांचें होती हैं। अच्छा। और फिर जैसे मान लो फेफड़े में पानी भर गया है, अच्छा, तो फेफड़े के लिए तो वहाँ की भी जांच है। बाकी टीबी एक ऐसी बीमारी जो सिर्फ फेफड़े को नहीं पकड़ती है, पूरे शरीर में किसी भी अंग को पकड़ सकती है। हमारे स्पाइन में भी हो सकती है। अच्छा, हाँ, स्पाइन में, हड्डी में लिम्फ नोड्स होते हैं जैसे टॉन्सिल वगैरह, यहाँ पे भी हो सकती है। तो जहाँ का पेट में भी टीबी हो सकती है। तो जहाँ पे भी टीबी ने पेशेंट को, जहाँ की भी टीबी से ग्रसित है, तो वहाँ की अलग से भी आप जांच करा सकते हैं। लिम्फ नोड्स को भेजा जा सकता है। बट ये सब जो मैंने बाकी अभी बाद में जांचें बताई हैं, ये थोड़े से अच्छे सेंटर्स पे ही हो पाती हैं। तो बेसिक तो वो ये कि अगर फेफड़े की है तो हम उसके लिए बलगम की जांच कराते हैं सबसे पहले। एक्सरे हर जगह अवेलेबल है, वो कराते हैं। कुछ ब्लड की जांचें होती हैं जैसे ESR वगैरह, मतलब 100% कॉन्फिडेंस नहीं हम उन पर रख सकते, बट कुछ आइडिया वो भी हमें देती हैं। अच्छा, कि भाई टीबी हो सकता है मरीज को। तो टीबी आपको, अगर मरीज को है, तो आप हमारे लिसनर्स को क्या बोलेंगे कि आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप प्लीज जाके जांच कराइए, टीबी हो सकती है? देखो, वैसे तो हमारे अब हेल्थ सेक्टर काफी डेवलप हो चुका है, काफी हद तक हमको सुविधाएं हैं। तो अगर कोई भी खांसी कुछ भी लंबे समय से चल रही है, 1 हफ्ते से ऊपर भी चलती है, अच्छा, हाँ, तो भी एक बार जांच कराने में कोई नुकसान नहीं है। टीबी के अलावा भी और आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और सीजनल फ्लूज तो हैं ही, उसके अलावा भी और कई बीमारियां हैं जो हो सकता है एयरबॉर्न ना भी हो, जो फेफड़े को इन्फेक्ट कर रही हैं। और लेकिन आप उनको खांसी बलगम मान के और उनको ढंग से इलाज नहीं ले पा रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि हम पहले मेडिकल से दवाई ले लेते हैं, अपने आप ही मेडिकल से ले लेते हैं। फिर कम से कम 7 दिन 10 दिन नहीं निकल जाए जब तक हम उसका अच्छे से ना तो जांच करवाते हैं, ना उसका इलाज लेते हैं। हम भी परेशान होते हैं और सोसाइटी में भी हम उस बीमारी को फैलाते हैं। तो ये एक समस्या है। तो आपने बहुत अच्छे से हमको जानकारी दी एक बहुत बड़ी एयरबॉर्न डिजीज़ टीबी के बारे में। थोड़ी सी और बातें करेंगे डॉक्टर देवांशु खटाना से। अब हम बात करने जा रहे हैं एक और एयरबॉर्न डिजीज़ के बारे में, और उसका नाम है चिकन पॉक्स, जिसका नाम सुनकर ही बड़ा डर लगता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसी बीमारी होती है, क्या जा सकती है, क्या वैक्सीनेशन अवेलेबल है, शुड वी गो फॉर वैक्सीनेशन और वी शुड नॉट? मैम, इसमें चिकन पॉक्स एक्चुअली मोस्टली ये एक ही बार होती है इनिशियली। अच्छा। और उसके बाद हमारी बॉडी उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। अच्छा। लेकिन एक तो या तो अगर ओल्ड एज है, या फिर कोई, जैसे मैंने बताया था कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन ग्रुप्स रहते हैं, हाँ, जैसे किसी को HIV है, या कोई ऑटोइम्यून डिजीजेस की वजह से कुछ इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स चल रहे हैं जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को दबा देते हैं, तो उनको ये दोबारा हो सकता है। अच्छा। तो उनको अपना अलग से ध्यान रखना पड़ता है, वैक्सीन वगैरह उनके लिए ठीक है। बाकी नहीं तो अधिकतर एक बार अगर एक्सपोजर हो चुका है तो दोबारा इसकी प्रॉब्लम कम ही आती है लोगों में। अब ये वायरस से होता है, ये भी तो वेरिसोला जोस्टर वायरस होता है, तो वो भी एयरबॉर्न डिजीज है। अच्छा। वो टच करने से भी फैलता है, एयर में होता ही है, वैसे फैलता है वो। तो इसमें हम ज्यादातर इसको माता के नाम से जानते हैं, माता निकली हुई है, मरीज इस तरह से जानते हैं इसको। और इसमें स्किन पे इरप्शंस हो जाते हैं, वो काफी इची इरप्शंस होते हैं। अच्छा। और इसमें भी वही समस्या है कि जब तक सिम्टम आते हैं आप ऑलरेडी इन्फेक्टिव होते हैं, आप ऑलरेडी फैलाने लग जाते हैं। ओके। तो ये जो चिकन पॉक्स है, इसके लिए कोई वैक्सीन है? और ये जो है, ये बचपन में बच्चों को ज्यादा होता है? बच्चों के लिए आजकल बहुत अच्छी वैक्सीन है, इसमें पीडियाट्रिशियन आप ही हेल्प कर सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं। तो वैक्सीन की वजह से बच्चे आजकल काफी सेफ है। जैसे फेटल डिजीज नहीं है ये, इसमें जानलेवा डिजीज नहीं रह गया ये। अच्छा। आता भी है तो बहुत हल्के फुल्के सिम्टम्स के साथ हम निकल जाते हैं इसमें से। और वैसे भी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें
जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी लंबे टाइम तक लिंगर ऑन करती है बॉडी में, जब तक कि आप किसी वल्नरेबल पॉपुलेशन ग्रुप में नहीं है। अच्छा। अगर आप वल्नरेबल पॉपुलेशन ग्रुप्स में आते हैं तो वैसे भी एवरी सीजन आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में डिस्कस करना चाहिए कि भाई मेरे को कौन कौन से वैक्सीन, अच्छा, जितनी भी बीमारियां हैं जैसे फ्लू भी है या और भी कई वैक्सीन होती हैं, उसके लिए अपने जो आपके फिजिशियन है उनसे डिस्कस कीजिए। वो आपको बहुत अच्छी इस बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, आपके लिए कस्टमाइज्ड रूप से आपको क्या क्या बीमारी हो सकती है, पर्टिकुलर आप जो है आप एक पेशेंट, उसके हिसाब से वो उनको गाइड कर पाएंगे कि भाई उनको कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए, नहीं अच्छा 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 अच्छा। जैसे कि कहा जाता है, एक बहुत बड़ी सेइंग है कि जिंदगी में प्यार एक बार होता है और माता एक बार आती है, तो ये सही है क्या? तो इसमें यही है मैम कि जो वैक्सीन है वो तो बच्चों में आजकल 1 साल के बाद लगी रही है जी, पर इसमें एक बार आने का जो लॉजिक उन्होंने बता दिया कि इसमें इम्यूनिटी जो है वो लंबे टाइम तक हो जाती है, इसलिए वो दोबारा नहीं आती। हाँ, लेकिन दोबारा आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अच्छा, और एक बार होना जरूरी होता है? नहीं, जिनको वैक्सीन लगी हुई है हो सकता है वो कभी बताए ना कि हमें हुई थी। अच्छा, हो सकता है पता ही ना चले, इतने कम सिम्टम्स आए हो कि वो अच्छा, तो पता नहीं चला होगा, अदरवाइज होता तो सबको ही ऐसा कुछ है। कांटेक्ट सबको होता है, सिम्टम्स सबको आएंगे नहीं आएंगे, कांटेक्ट तो आपको मुझको सबको। अच्छा। इंडिया में जैसे हेपेटाइटिस है या कई टीबी है, ऐसा नहीं कि हमको कभी कांटेक्ट ही नहीं हुआ होगा। अच्छा, कांटेक्ट तो हमारा हुआ ही होगा। अब हम उसको इन्फेक्टिव लेवल जितना हम परेशान हुए, हमारी बॉडी में इतना इन्फेक्शन आया था कि हम भी फैलाने लग गए। वो जरूर एक वैसा विषय है कि भाई कोई हुआ होगा इतना, इनफैक्ट कोई नहीं हुआ होगा, बट कांटेक्ट में तो अपने कंट्री में अपन बहुत डिजीज से आ ही जाते हैं। अच्छा। 90.4 रेडियो 7 पर मैं हूँ शिल्पी। कार्यक्रम का नाम है सेहत सबकी। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दिवांशु खटाना, जो हमें एयरबॉर्न डिजीजेस के बारे में बता रहे हैं। एयरबॉर्न डिजीजेस का मतलब होता है कि हवा में जितने भी कीटाणु होते हैं, वायरसेस होते हैं, वो किस तरह से हमारी ज़िंदगी में आके, यानी कि हमारी बॉडी में आके और हमें परेशान कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों का शिकार बना सकते हैं। हमने बात की ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, हमने बात करी चिकन पॉक्स के बारे में, इन्फ्लुएंजा के बारे में, द कॉमन कोल्ड के बारे में, और इन दिनों चल रही बीमारियों के बारे में, कोरोना भी जैसे कि एक एयरबॉर्न डिजीज़ थी। हमने बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स के बारे में और बहुत सारे ऐसे कौन से हम लोग एक परहेज रख सकते हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, प्रिकॉशंस रख सकते हैं, उनके बारे में बात की। सेहत एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ पता चलने से ही नहीं होता, आपको वो अपनाना पड़ता है लाइफस्टाइल। जैसे कि सभी डॉक्टर्स आज तक जितने भी एक्सपर्ट्स आए हैं, सब ने कहा है कि अगर आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे फ्लूइड्स लेने हैं, आपको बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है, आपको हेल्दी डाइट पर ध्यान रखना है, आप सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाइए, आप नट्स खाइए। अगर आप ये सब भी कर रहे हैं और उसके बाद आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको फ्लू हो रहा है या कॉमन कोल्ड या फिर एयरबॉर्न डिजीज हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी सराउंडिंग्स का ख्याल नहीं रख रहे, आप अपनी बॉडी का ख्याल रख रहे हैं। और आज हमें डॉक्टर दिवांशु खटाना यही बता रहे हैं कि जिस तरह से बॉडी का ख्याल रखना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है आपको क्लेanलीनेस का, सराउंडिंग्स का ख्याल रखना। कि आप तो सही हैं, लेकिन जब चारों तरफ बीमारी होगी तो आप कब तक बचे रहेंगे। तो इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं ऐसी बीमारियों की जो हवा के कारण फैलती हैं। हमने बात की ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, उससे जुड़ी मिथ्स के बारे में, उसके रीजंस के बारे में, सिम्टम्स के बारे में, क्यों इलाज लेट हो जाता है, क्यों अर्बन एरियाज में कम है, क्यों गांवों में इसका प्रकोप ज़्यादा है, ये सारी बातें की। हमने चिकन पॉक्स के बारे में बात की। सर, कुछ और भी एयरबॉर्न डिजीजेस हैं जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए? मैम, एयरबॉर्न डिजीज तो और भी हैं। अच्छा। जैसे डिप्थीरिया है, मीजल्स हैं, मम्प्स हैं, तो लेकिन इनके प्रिवेंशन लगभग सबके सेम ही है। जैसे अच्छा। हमने अभी एयरबॉर्न डिजीज के लिए बात करी। और वैक्सीन्स का जहाँ तक बात करें तो जैसे कोविड है, कोविड के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, मीजल्स के लिए है, मम्प्स के लिए है, तो वो तो बचपन में ही लग जाती हैं। हाँ। मम्प्स और मीजल्स की तो, और कोविड की तो हम सब ने लगवाई है लगभग। तो वैक्सीन एक अच्छा हथियार है हमारे पास, जिनको हम अच्छे से यूज़ करें तो बहुत हमको सोसाइटी को फ़ायदा हो सकता है। उसके अलावा ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल ले लिया जाए तो वो बहुत अच्छा रहता है। और अगेन एंड अगेन मैं इस पर स्ट्रेस जितना दूं कम है कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं, हाँ, उनको हम बचा के रखें जी। वो हमेशा ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं इन डिजीज़ से खराब से खराब आउटकम पाने के। अच्छा। तो उनको बचा के रखना है। बाकी हमको जो मेन सिम्टम्स होते हैं, भाई नाक बह रही है, नाक में सूजन है, गले में दर्द है, फटीग है, थकान हो गई है, भूख नहीं लग रही है, सर दर्द हो रहा है,
तो ये जो सिम्टम्स हैं ये आते ही हम इनको लाइटली ना लें। अच्छा। हम अपना डायग्नोसिस कराने की कोशिश करें। खुद से दवाइयाँ ना लें। खुद से दवाइयाँ ना लें। बहुत बार ऐसा होता है कि नॉर्मल सा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, हमने मेडिसिन ओवर द काउंटर हमने हमारे जो केमिस्ट हैं उनसे ले ली होती है, और जो हमारी बीमारी है, जो कीटाणु है, वो कई बार रेसिस्टेंट हो जाता है उन दवाइयों से, उन एंटीबायोटिक्स से। अच्छा। तो एंटीबायोटिक्स का जो ओवर यूज है वो भी घातक रूप ले चुका है। बहुत बार हमारे सामने पेशेंट्स आते हैं, आईसीयू में भी होते हैं पेशेंट्स, कि जिनको दवाई देने के लिए ही नहीं बचती है। अच्छा। हाँ, तो वो यही कारण है कि भाई एंटीबायोटिक्स ओवर द काउंटर जो है इतना ज्यादा न लें, और अपने आप को एयरबॉर्न डिजीज से बचाएं। पहले तो प्रिवेंशन इज डेफिनेटली बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन का ध्यान रखें, और क्योर भी फिर अच्छे से लें। जब भी अगर लेने की जरूरत पड़ जाए फिर भी तो हम उसको अच्छे से लें। जी 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 जी। अच्छा, जब भी एयरबॉर्न डिजीजेस की बात आती है तो कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा, जैसे कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। आपको क्या लगता है कि जो दादी नानी के नुस्खे होते हैं और अक्सर माओं के नुस्खे होते हैं कि अच्छा अदरक वाली चाय पिला दो, अदरक और तुलसी का पानी पिला दो, या फिर कुछ बाम लगा दो गले में और छाती पे बाम मल दो, या गर्म घी का सेक कर दो, या गर्म पानी का सेक कर दो, या गरारे कर लो, तो ये कितने कारगर हैं? मैम, इन पे जैसे साइंटिफिक रिसर्च पे अगर देखा जाए तो जैसे मैं खुद जो रेकमेंड कर देता हूँ मैं भी, तो एक तो जैसे हल्दी एक बहुत अच्छा है एंटी इन्फ्लेमेशन का फूड है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं, हल्दी को यूज किया जा सकता है। और जो हमारी चाय होती है, चाय को अगर हम ब्लैक टी अगर हम पिए, अच्छा, तो उसके अंदर भी थियोफाइलिन होता है, वो गले को थोड़ा सा सूद करता है, सूद भी करता है, खोलता भी है। अच्छा। एस्थमेटिक्स में भी हेल्प करेगा। अच्छा। और इस सिम्टम्स में भी हेल्प करेगा। ओके। फिर जैसे मैंने बताया कि हाइड्रेट तो रहना ही है। अच्छा। अब इन नुस्खों को यूज करें, मिसयूज ना करें। हाँ, ये कितनी अच्छी बात कही आपने। हाँ, अब इसमें हम इनको यूज करें, भाई हमारी ये हेल्प करें। अब इसमें मान लो हमने ये नुस्खे ले लिए हम दवाइयों से, लेकिन बहुत ही दूर रहना चाहते हैं। हाँ, तो नहीं होगा, तो नहीं हो पाता। बीमारी बढ़ती जा रही है ना, अंदर इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, वो उस बीमारी को रोक नहीं रहे, बस उसके जो प्रकोप को आपके लिए उस वक्त के लिए राहत दे रहे हैं। जी जी। तो इनको यूज करें, इनका मिसयूज ना हो जाए। और कई बार काढ़ा वगैरह मैं देखता हूँ इतना स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं, गला ही छिल जाता है। हाँ, मैं आपसे ये भी पूछने वाली थी कि कई बार क्या होता है कि मैं बहुत ज्यादा अदरक खा लेती हूँ तो मेरे को इतनी जलन होने लग जाती है गले में, तो वो नहीं होना चाहिए ना। हाँ, इतना खुद को परेशान नहीं करें। हाँ। रेस्ट चाहिए बॉडी को, रेस्ट चाहिए बॉडी को, कोई चैलेंज नहीं चाहिए। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें जी। और घरेलू नुस्खों को यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। सूदिंग जो है, जैसे मैंने बताया कि भाई वार्म लिक्विड्स आपके गले को जैसे आराम दे रहे हैं, हाँ, तो आप लीजिए उनको। अब सिर्फ नुस्खों के भरोसे कई बार बीमारी को बढ़ाने का मौका नहीं देते अपन। हाँ। तो ये नुस्खों को यूज कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत ही अच्छे तरह से आपने हमें एयरबॉर्न डिजीजेस के बारे में बताया, कुछ प्रिकॉशंस बताई, और बताया कि ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी लेना चाहिए, खुद के ट्रीटमेंट ना लें, घरेलू नुस्खों की आप हेल्प ले रहे हैं तो बॉडी को चैलेंज नहीं कि अब तुम बीमार हो गए हो तो अब भुगतो। ऐसे नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैं अक्सर कर लेती हूँ। तो बहुत ही एक होलसम कॉन्वर्सेशन रही डॉक्टर साहब ये, और आपने हमें बहुत सारी जानकारी बातों बातों में दे दी। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, शिल्पी, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, और मेरे को लगता है कि काफ़ी लोग इससे कुछ फ़ायदा उठा पाएंगे। जी जी जी। और हमारा जो फ़र्ज़ है सोसाइटी के प्रति वो हम भी पूरा कर पाएंगे। क्या बात है। थैंक यू सो मच। 90.4 रेडियो 7 पर मैं हूँ शिल्पी। कार्यक्रम का नाम है सेहत सबकी। सेहत सबकी में आज हमने बात की एयरबॉर्न डिजीजेस के बारे में डॉक्टर देवांशु खटाना से, MD मेडिसिन, कंसल्टेंट एट इटर्नल हॉस्पिटल। उन्होंने हमें बिल्कुल कॉमन मैन की लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन लैंग्वेज में जिस तरह से समझाया है, जो अक्सर जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो मैं उनसे बात करने की बड़ी इच्छुक होती हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब के पास इतने सारे पेशेंट्स होते हैं, उनके पास बात करने का टाइम नहीं होता, वो ज़्यादातर मुझे इलाज दे देते हैं। तो वो जो बात करने का मौका मुझे आज मिला है डॉक्टर साहब से, वो बहुत कमाल का था, और मेरे बहुत सारे डाउट्स चले गए। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपके भी जितने भी डाउट्स एयरबॉर्न डिजीजेस को लेकर होंगे वो चले गए होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह एक और एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ, जो आपको आपके सारे मिथ्स, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, जैसे कि मेरे हुए हैं आज। तो इसी इंतजार में कि आपसे फिर मुलाकात होगी, मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो साथ सदा आपके साथ। सेहत सबकी में मैं हूँ शिल्पी।